हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई दिनों से हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है और ये सीरीज जो है कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल के चैनल पर रेगुलर है। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो पिछली क्लास का ही रिवीजन क्लास होगा। जो हमारी जितनी भी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उत्तर अमेरिका के ऊपर, साउथ अमेरिका के ऊपर, ये सभी क्लासेस का आज रिवीजन क्लास होने वाला है। ठीक है, आज हम देखते हैं आपको क्या क्या चीजें रिवाइज हो चुकी हैं, आपको क्या क्या चीजें याद हैं। ठीक है, एक तरीके से आज आपका एक टेस्ट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को उत्तर अमेरिका के भौतिक भूगोल से। उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। उत्तर अमेरिका में आप लोगों ने सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। ये कुछ इस तरीके से था हमारा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका इस तरीके से था। इस उत्तर अमेरिका में इसको थोड़ा और अच्छे से हम बना देते हैं। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हमने जब इसके स्थल मंडल की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने संधियां देखी थी, कुछ संधियां देखी थी। सबसे पहले संधि हमने यहाँ पर देखी थी, इसके बाद एक संधि हमने कहाँ देखी थी, यहाँ पर देखी थी। दो संधियां थी हमारे पास। कैसी संधियां हैं? ये दोनों जल संधियां हैं। दोनों कौन सी संधियां हैं? दोनों ही जल संधियां। आप जल्दी से इनका नाम आप बता सकते हैं जिसको भी याद हो। जल संधियां। यहाँ पर आपको एक और संधि मिलेगी, पर ये स्थल संधि है। ठीक है, इधर का ये वाला क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पर कौन सा सी है आपको ये भी बताना है। यहाँ पर कौन सा सी है, कौन सा सागर है, आपको ये बताना है। यहाँ पर ये वाली जो स्थल संधि है ये किसको, कौन से दो स्थल खंडों को जोड़ रही है। ठीक है, ये आपको बताना है। जल संधियां और स्थल संधियां, दोनों संधियों को पहली वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर है आपकी डेविस स्ट्रेट। ठीक है, कौन सी संधि है? डेविस स्ट्रेट। और यहाँ पर आपकी कौन सी है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि और डेविस जल संधि। यहाँ पर सी, कौन सा सी है? यहाँ पर लैब्राडोर। यहाँ पर कौन सा सी है? लैब्राडोर सी है। इसके बाद इस स्थल संधि की बात करें तो आपको पता होगा ये पनामा स्थमस है। पनामा स्थमस है, पनामा का स्थल संधि है ये। इसके बाद यहाँ पर हमने रॉकीज कार्डिलेरा देखी है ना, माउंटेन्स देखे थे यहाँ पर कुछ, और यहाँ पर एप्लीशियन माउंटेन रेंज देखी थी है ना। फिर इस पे हमने पठारों की बात की थी और इधर की क्या नाम से
सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की भी बात की थी आपके रॉकीज कार्डिलेरा में। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ 7 कंट्रीज देखे थे, यहाँ पर कुछ 7 कंट्रीज हम देखे थे। 7 कंट्रीज में से आपको सभी कंट्रीज का नाम आपको बताना है, सभी कंट्रीज की क्या बतानी है, नेम्स बताने हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जिसको भी याद हो, जिसको भी याद हो वो जल्दी से 7 कंट्रीज के नेम बता देगा, जो कि हमारे सेंट्रल अमेरिका का पार्ट होने वाला है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका इस वाले क्षेत्र को क्यों बोला जाता है, जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका और दूसरा दक्षिणी अमेरिका, और दोनों अमेरिका का बीच वाला पार्ट है ये, है ना, बीच का पार्ट है ये, इसी वजह से ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट कहलाता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से 7 स्टेट है, कंट्रीज है। तो आपको बिग हैंड याद होगा, बिग हैंड याद है, याद होगा भाई, बिग हैंड। बी से पहला है आपका बेलीज, है ना, बेलीज। जी ग्वाटेमाला, एच हॉन्डुरस, ई एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एन से है निकारागुआ, फिर 2 लास्ट की और सिटी कंट्रीज हैं हमारे पास। पहली कंट्री है कोस्टा रिका, पी से पनामा। ये 7 कंट्रीज थी, है ना। इन 7 कंट्रीज को हमने कहां पर देखा था, सेंट्रल अमेरिका में देखा था। ये कहां थी, सेंट्रल अमेरिका में थी। इसके बाद हमने सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ द्वीपों की बात की थी, कुछ द्वीपों की बात की थी, उन्हें भी देख लेते हैं एक बारी। कुछ हमने द्वीपों की बात की थी। ये द्वीप कहां पर हैं, ये है आपके, ये कहां पर है आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर, यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये पूरा हमने लिख दिया है, इसको हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम कहीं शिफ्ट कर देते हैं, ये हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये है सेंट्रल अमेरिका, है ना। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कैरेबियन सी, यहाँ पर हमने देखा है कैरेबियन सी, कैरेबियन सी है ये हमारा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी आपको दिख रही है ना, मैक्सिको की ये वाली मैक्सिको बे है, यहाँ पर मैक्सिको बे है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पेनिनसुला दिख रहा है। ये कौन सा पेनिनसुला है, ये फ्लोरिडा का, फ्लोरिडा का पेनिनसुला है। ये कौन सा पेनिनसुला है, फ्लोरिडा का पेनिनसुला है। किस सी पर, कैरेबियन सी पर। कहां पर, कैरेबियन सी पर। इसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले ये आइलैंड देखा था, ये आइलैंड था हमारा सबसे बड़ा क्यूबा, क्यूबा आइलैंड था, क्यूबा आइलैंड था। जस्ट इसी के नीचे कौन सा था, जमाइका। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप थे, इनको हम क्या कहे हैं, बहामास कहे हैं,
बहामास के आइसलैंड्स है ना। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर था आपका डोमिनिकन डोमिनिकन रिपब्लिकन। इसी के जस्ट नीचे था आपका पोर्टो रिको। यहाँ पर था पोर्टो रिको। ठीक है, पोर्टो रिको ये है और कोस्टा रिका आपका क्या है, कंट्री है। कोस्टा रिका क्या है, आपकी कंट्री है। ठीक है, ये तो हमारे कुछ द्वीप है ना। इन जो बड़े द्वीप थे उनको क्या नाम रखा गया था, यहाँ पे ग्रेटर एंटाइल्स, ग्रेटर एंटाइल्स, ग्रेटर एंटाइल्स। और जो यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप थे बिल्कुल साइड में, वो कौन से थे, लेसर एंटाइल्स। ठीक है, ये थे हमारा, ये था कुछ ओवरव्यू उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, आप लोग एक बारी रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो कुछ भी हो। इसके बाद हम अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर। ठीक है, देखो ये है आपकी इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ठीक है, इसी पार्ट में आपकी बनी है कुछ इस तरीके से। ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या है हमारा ये दक्षिण अमेरिका है। अब हम इस पे लगाते हैं क्या, अपना उत्तर अमेरिका। इसको और नीचे कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका डिवाइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया अभी अभी पनामस थॉमस जो है, पनामा स्थमस दो भूखंडों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो वो दो भूखंड कौन कौन से हैं, पहला तो उत्तरी अमेरिका हो गया और दूसरा साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये दोनों भूखंड को कौन जोड़ने का काम कर रहा है, पनामा थॉमस काम कर रहा है, पनामा की स्थल संधि काम कर रही है। इसके बाद हमने और क्या देखा था दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में हमने इसके पश्चिमी भाग में देखा था पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। यहाँ पर देखा था अटलांटिक ओशन। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा नीचे तक चारों तरफ से ये महाद्वीप भी पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ द्वीपों की भी बात की थी। ये है आपका कौन सा द्वीप, गलापागोस।
क्या था ये आपका? गालापागोस आइसलैंड था। इसके बाद एक और आइसलैंड है हमारा यहाँ पे, ये कौन सा था आइसलैंड? टेरा डेल प्यागो। टेरा डेल प्यागो, ठीक है। ये थे दो इम्पोर्टेंट आइसलैंड्स, ठीक है। यहीं पर आपका फॉकलैंड भी है। फॉकलैंड द्वीप भी है यहाँ पर। हमने यहाँ पर, ये तो ठीक है, यहाँ पर हमने दो जल संधि की मुख्यतः बात की थी। दो जल संधि कौन सी थी? सबसे पहले आपकी दो जल संधि, पहली जल संधि उत्तर अमेरिका और टेरा डेल प्यागो के बीच में है, इसको हम बोलते हैं मगेलन की संधि, मगेलन जल संधि। ये है आपकी मगेलन जल संधि। और दूसरी संधि हमने कहाँ पर देखी थी? यहाँ पर देखी थी, जो कि अंटार्कटिका और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और टेरा डेल प्यागो के बीच में है। ये कौन सी है आपकी? ड्रेक्स जल संधि, ड्रेक्स जल संधि। ये थी आपकी दो मुख्य जल संधियां। आपको मगेलन की भी विशेषता बताई थी। मगेलन जल संधि की विशेषता क्या बताई थी? मगेलन जल संधि का जो नाम है एक दार्शनिक के ऊपर रखा गया है। वो कौन थे? मगेलन साहब। मगेलन साहब कौन थे? मगेलन साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व की परिक्रमा सर्वप्रथम समुद्री रास्ते से तय की। पूरे विश्व की परिक्रमा समुद्री रास्ते से तय करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपके? मगेलन साहब। मगेलन साहब कहाँ से निकलते हैं आपके? यूरोप से निकलते हैं। यूरोप से यूं जाते हैं, यूं जाते हैं, यूं जाते हैं और लास्ट में आपका यहाँ से यहाँ आपके कहाँ पहुंच जाते हैं? पैसिफिक ओशन में पहुंच जाते हैं। और उनको ये पैसिफिक ओशन बहुत शांत लगता है और इसी पैसिफिक ओशन को उन्होंने नामकरण कर दिया पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर किसको शांत लगा? मगेलन साहब को प्रशांत महासागर इतना शांत लगा, इतना ये महासागर इन्हें पसंद आया कि इन्होंने इसका नामकरण कर दिया पैसिफिक ओशियन। इसके बाद यहाँ पर जो मगेलन साहब हैं, इन्होंने प्रशांत महासागर की क्या की? नामकरण किया। साथ ही साथ ये मगेलन की जो खाड़ी है, मगेलन की जो संधि है, ये दो राज्यों के बीच आती है। अर्जेंटीना ऐसे है और आपका यूं चिली है। तो ये मगेलन जल संधि जो है दो राज्यों के बीच में आती है, दो कंट्रीज के बीच में आती है। पहली कंट्री अर्जेंटीना और दूसरी है चिली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम सभी भारतीयों का सपना है कि हम माउंट एवरेस्ट को पार कर सकें, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसके शिखर पर हम पहुंच सके, कई भारतीयों का ये सपना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर मगेलन की जो जल संधि है ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ के अधिकतम पर्सन्स का सपना होगा कि हम एक बार मगेलन जल संधि पार करें। और इस मगेलन जल संधि को जो एक बार पार कर लेता है तो यहाँ पर चिली की जो गवर्नमेंट है उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है और कहती है आपने अपने जीवन में एक बार मगेलन की जल संधि पार कर ली है, आपको बधाई हो, ठीक है। तो आपको मगेलन जल संधि की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद ड्रेक्स की अगर बात करें तो ड्रेक्स की जल संधि ये एक समुद्री लुटेरे के नाम पर रखी गई है, ठीक है ना। इसके बाद मगेलन की जल संधि और ड्रेक्स की जल संधि में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी जल संधि को पार करना आसान होगा, तो
कौन सी जल संधि को पार करना आसान होगा, आप खुद सोचिए। ये जो मगेलन की जल संधि है दोनों तरफ से ढकी हुई है ना। यहाँ से उत्तर अमेरिका इसको ढक रहा है, ये देखिए, और यहाँ से टेरा डेल फ्यूगो द्वीप ढक रहा है। यानी यहाँ पर इस जल संधि में ज्यादा कठिनाइयां नहीं है, ज्यादा यहाँ पर तूफानों की भी संभावना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर यही हम ड्रेक्स जल संधि की बात करें तो ड्रेक्स जल संधि में यहाँ पर सबसे ज्यादा तूफान आएंगे, है ना, क्योंकि खाली ये क्या है, महासागर है ना, महासागर है, यहाँ पर तूफान होंगे। यहाँ पर जिन्होंने टेरा डेल फ्यूगो में ये ड्रेक्स की जल संधि पार करने की कोशिश की है, अधिकतम नाविक यहाँ पर क्या है, डूब चुके हैं। महासागर, यहाँ पर कई लोगों की कब्रें हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ये हार्मफुल हो जाती है ये वाली ड्रेक्स जल संधि को पार करना, बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, इतना इसमें बस इतना ही था। ज्यादातर मगेलन और जल संधि, ये ड्रेक्स जल संधि के बारे में पूछता है तो आप लोग जान चुके हैं इनके बारे में। अब बात आती है, ये तो थी हमारी कुछ जल संधियां, ये थी हमारी कुछ जल संधियां। ठीक है, ये थी हमारी कुछ जल संधियां। अब हम आते हैं इसके स्थल मंडल पर, जिसपे हम इनमें पहाड़ों को देखते हैं। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से पहाड़ हैं, ये 7500 किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए हैं। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दूसरे नंबर की सबसे लंबी आपकी हिमालय वाली हो गई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फैली हुई है दक्षिण अमेरिका के लगभग 7500 किलोमीटर एरिया पर। इसके बाद यहाँ पर दो माउंटेन्स रेंज ऐसी थी जो कि काफी ऊंची है। सबसे पहली है अकानकागुआ और दूसरी थी ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो क्या था, सेकंड हाईएस्ट था, और फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, अकानकागुआ। ओजस डेल सलाडो की आपको एक उपलब्धि बता दी जाए, ये विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी सर्वोच्च कौन सा है, यहाँ पे ओजस डेल सलाडो विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी क्या रहता है, ये वाला एक्टिव रहता है, एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे बड़ी इसमें कंट्री दिखती है ब्राजील। ये है आपकी ब्राजील, और ये ब्राजील का उठा हुआ पार्ट, ये ब्राजील का उठा हुआ पार्ट है, ये कहलाता है ब्राजील का प्लाटू, या हम कहें ब्राजील का पठार, ब्राजील का प्लेटू या ब्राजील का पठार। इसके बाद है हमारा, इसके जस्ट ऊपर आपने यहाँ पर 3 कंट्रीज देखी है। 3 कंट्रीज में सबसे पहली कंट्रीज है आपकी गियाना। क्या है, गियाना, दूसरे में है सूरीनाम, इसके बाद है फ्रेंच गियाना। ठीक है, तो आपके इस गियाना में भी एक प्लेटू है, यहाँ पर भी एक प्लेटू है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोलीविया कंट्री मिल जाएगी, यहाँ पर भी एक प्लेटू है, बोलीविया का प्लेटू। ये है गियाना का प्लेटू, ये है बोलीविया का प्लेटू, और ये क्या है आपका गियाना का प्लेटू। ठीक है, एक यहाँ पर भी है, ये है आपका पैटागोनिया, ये है आपका पैटागोनिया का पठार। ये क्या है आपका पैटागोनिया का पठार। ये थे हमारे कुछ पठार। यहाँ पे ये थे कुछ हमारे पठार।
इसके बाद अगर बोलीविया के पठार की हम बात करें, बोलीविया का पठार जो है ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा सर्वोच्च पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब ये है कि ये पर्वत के अवसादों से बना है, इसको गिरिपाद भी कहते हैं, पर्वतपाद भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बोलीविया का प्लेटो है ये क्या है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है आपका, हमारे भारत में ही है, तिब्बत का पठार फर्स्ट हाईएस्ट प्लेटू है आपका। ठीक है, इसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्लेटू कौन सा है, सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है आपका बोलीविया का। और इसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, तिब्बत का प्लेटू। ठीक है, तिब्बत का प्लेटू। इसी के बाद ये तो थे गियाना, बोलीविया, पैटागोनिया का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक लेक है, यहाँ पर एक लेक है, ये लेक है टीटी काका लेक। इस लेक की विशेषता मैंने कल बताई थी, मैंने बताया था ये जो टीटीकाका लेक है ये दक्षिण अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। साथ ही साथ आपको बताया गया था ये जो टीटीकाका झील है ये विश्व की 17 एंशियंट झीलों में से एक झील है। मतलब आज तक की जितनी भी एंशियंट झीलें हैं, सबसे पुरानी झीलें हैं, उनमें से कुछ 17 झीलों को कलेक्ट किया गया है, जिनमें से एक झील कौन सी है आपकी, टीटीकाका झील। आपको बता दें इस पर विश्व का सर्वोच्च नौका वहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर 40 द्वीप हैं और ये 40 द्वीप घनी आबादी वाले द्वीप हैं। साथ ही साथ घनी आबादी होने के कारण इस झील को सर्वोच्च नौका वहन झील भी कहा जाता है। साथ ही साथ टीटीकाका झील की एक और विशेषता है कि इस पे दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, इनका सभ्यता यहीं से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए ये जो टीटीकाका झील है इस पर भारतीयों की हिंदू सभ्यता के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भगवानों की। ठीक है, तो इस टीटीकाका झील की विशेषता तो आप समझ ही गए होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए विश्व के आलू का जो उत्पादन है, विश्व में आलू का जो सर्वप्रथम उत्पादन इसी झील के माध्यम से किया गया था। इसी झील में सर्वप्रथम आलू की खेती की गई थी। ठीक है, यहाँ पर टीटीकाका झील की आप विशेषता तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद ये तो रही आपकी सेकेंड लार्जेस्ट झील इन साउथ अमेरिका। इसके बाद पहली आपकी है गियाना के प्लेटू पर, पहली है मैराकाइबो। सॉरी, ये गियाना पर नहीं है, ये गियाना पर नहीं है, ये है वेनेजुएला पर। ये लेक कहाँ है, मैराकाइबो लेक। मैराकाइबो लेक है आपके वेनेजुएला की कंट्री पर। वेनेजुएला की कंट्री पर कौन सा लेक है आपका, मैराकाइबो का लेक। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका का पहला सर्वोच्च लेक। ठीक है, सर्वोच्च झील, पहली सर्वोच्च झील आपकी मैराकाइबो की लेक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नदी की तरफ। हम पढ़ रहे हैं जलमंडल, हमने इसका स्थल मंडल भी देखा, जलमंडल भी देखा। अब हम चलते हैं इसके
ये है आपका उत्तर अमेरिका। ये है उत्तर अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। अब इसमें हम नदी देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट नदियां निकल कर आती हैं। पहली तो आप जानते हैं, यहाँ पर है आपका अमेज़न का माउथ ऑफ अमेज़न। ये क्या है? ये क्या है? माउथ ऑफ अमेज़न। ये कुछ इस तरीके से रहती है, आती है और ये ऐसे करके अपनी कुछ सहायक नदियों के साथ बह रही होती है। ठीक है, अमेज़न ये क्या है? सबसे प्रमुख नदी है कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की। आप जानते हैं अमेज़न नदी ये सबसे ज्यादा आयतन रखने वाली नदी है, विश्व की सबसे ज्यादा आयतन रखने वाली नदी है। कौन? अमेज़न। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अमेज़न जो है अपने साथ लगभग 1100 से भी ऊपर नदियों को लेकर चलती है, यानी इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो वो लगभग 1100 से भी ऊपर है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी खासियत। इसमें सहायक नदियां लगभग कितनी है? 1100 प्लस, मतलब 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियां हैं इसमें। सहायक नदियां। इसके बाद इसमें इस जो अमेज़न नदी है ये इतना आयतन क्यों रखती है? तो आपको पता है ये इक्वेटर वाली लाइन है। ये क्या है? इक्वेटर वाली लाइन पे पड़ती है। इक्वेटर की रेखा यहाँ से गुजरती है और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ की मिट्टी के साथ साथ कई नदियों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है और ये अमेज़न नदी के साथ सहायक नदी का कार्य करती हैं। ठीक है, ये तो रही अमेज़न की बात। इसके बाद इसके घाटियों में या हम कहें इसके साइड यहाँ पर जो अमेज़न का जंगल है, इन जंगलों को त्रिस्तरीय जंगल कहा जाता है। ये जंगल कैसे है? त्रिस्तरीय जंगल है। देखिएगा कैसे। ये है स्थल मंडल अमेज़न के साइड वाले पार्ट का। इसके बाद यहाँ पर विश्व के सबसे लंबे पेड़ भी पाए जाते हैं। ये कुछ ऐसे हैं। इसमें थोड़ा बहुत जो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है तो यहाँ पर कुछ छोटे इनसे वृक्षों का निर्माण हो जाता है। इनसे कुछ छोटे वृक्षों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अभी भी जो थोड़ा बहुत यहाँ पर रोशनी पड़ जाती है सूर्य की, तो इनसे भी छोटे पेड़ों का निर्माण हो जाता है। इनसे भी छोटे पेड़ों का निर्माण हो जाता है और अब ये जंगल पूर्णतः क्या हो गया है? पेड़ों से ढक चुका है। ये क्या है? पूर्णतः जंगल पेड़ों से ढक चुका है ना। इसमें 3 स्तर के पेड़ पाए जाते हैं, इस वजह से ये त्रिस्तरीय जंगल है। जंगल कहलाता है ये। इन्हें सेलवास कहा जाता है। ये क्या है? सेलवास कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये सेलवास कहे जाते हैं। इसके बाद ये इतना घना हो चुका है, इस पे इसकी धरती पर, इसकी स्थल मंडल पर एक भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता और यहाँ पर लगभग अंधेरा ही रहता है। ठीक है, ये पूर्णतः अंधेरा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जमीन पर कोई भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता इस वजह से। इसके बाद आपको बताएं कि ये प्लैनेट के लंग्स कहे जाते हैं, लंग्स ऑफ अ प्लैनेट। ठीक है, लंग्स ऑफ अ प्लैनेट कौन है? आपके सेलवास हैं। ठीक है, विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन, विश्व की 20% ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है हमें? ब्राजील के त्रिस्तरीय जंगलों से, यानी सेलवास से मिल रही है। ठीक है, ये तो पहले तो ये ऑक्सीजन दे रहे हैं, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू निकलती है ना, हमारे से जो CO2 गैस का निर्माण होता है, जीव जंतुओं से जो निर्माण होता है CO2 का, वो उस CO2 को ये जंगल क्या कर लेते हैं?
अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं और O2 को, ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये जो जंगल हैं, इनके जो हमारे अर्थ के लंग्स हैं खराब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कोरोना के समय 2020-21 के टाइम पर इनके जंगलों में भारी आग लग चुकी थी। यहाँ के कुछ निवासियों के द्वारा ही ये आग लगाई जाती है। वो ये चाहते हैं कि ब्राजील पे ये जो जंगलों की वजह से इतना बड़ा ब्राजील का क्षेत्र घिरा हुआ है, इस जगह पर उन्हें विकास के लिए इमारतों का निर्माण, फैक्ट्रीज का निर्माण, वो सब करना चाहते हैं। इस वजह से इन जंगलों को काटा जा रहा था। अब ये तो ठीक है, जंगलों को काटा जा रहा था। अब अभी भी जंगल है, काफी बड़ा जंगल है, पर ये अब उतना जो हमारे लंग्स ऑफ अर्थ कहे जाते हैं, प्लानिट कहे जाते हैं ये जंगल, अब ये जंगल लंग्स नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब इन पर आग लगी थी तो जितना ये CO2 को अवशोषित नहीं करते थे, उतना ये CO2 क्या कर चुके हैं? उत्सर्जित कर चुके हैं। और ये घटना पर्यावरण की भाषा में नेट पॉजिटिव कहलाई जाती है ना। जितना कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित ना करना, उससे ज्यादा कई मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देना? उत्सर्जित कर देना, आपकी नेट प्लस कही जाती है, ठीक है। ये घटना हुई। इसके बाद आपको ये त्रिस्तरीय जंगल समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड जो नदी है आपकी यहाँ पर गियाना के पठार से निकलती है, इसका नाम है ओरिनिको। सेकंड है ओरिनोको रिवर। ये क्या है? ओरिनिको रिवर है। ये कहाँ से निकल रही है? गियाना के प्लेटू से निकल रही है। इसकी कुछ सहायक नदियों द्वारा विश्व का सर्वोच्च वाटरफॉल एंजल फॉल बनाया जाता है। इनकी सहायक नदियों के द्वारा, ठीक है। ये समझ में आया आपको ये नदियां। इसके बाद 3 नदियों और हैं, इसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। यहाँ से ये है आपकी पराना, फिर है पराग्वे, फिर है उरुग्वे, ठीक है। और इन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है? इन्हीं का समूह जो है यहाँ पर मिलता है और ये कहलाता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है? रियो डी ला प्लाटा, यानी प्लाटा की नदियां क्या कहलाती हैं? रियो डी ला प्लाटा, ठीक है। रियो आपका नदियां होता है, स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा है। ये खत्म हुआ, तीनों नदियां हमें मिल गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदी थी। इसके नीचे जस्ट कुछ बड़ा सा आपका घास का मैदान है, ये पैम्पास कहलाता है। इस पैम्पास में क्या होती है? घास, पशुपालन किया जाता है मांस के लिए। अर्जेंटीना में है ये, ठीक है। मांस के लिए यहाँ पर पैम्पस में पशुपालन किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अर्जेंटीना विश्व के बड़े निर्यातक देशों में से एक है इन्हीं के कारण, ठीक है। फिर इसके बाद ये था हमारा कुछ। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक दर्रे की बात कर लेते हैं। दर्रा, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं होता है। पोर्ट जैसे कि आप जानते हैं ये पूरा क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? यहाँ पर एंडीज की पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं। पोर्ट का मतलब ये है कि विश्व व्यापार करने के लिए कोई भी जगह यहाँ पर खाली नहीं थी। जैसे हमारे पास उत्तर अमेरिका में पनामा वाला शहर क्या था? सकरा शहर था। उससे हमने क्या कर ली थी? नहर निकाल ली थी विश्व व्यापार के लिए। पर यहाँ पर कोई नहीं था, इस वजह से यहाँ पर विश्व व्यापार बहुत मुश्किल हो गया था। और तभी प्रकृति ने एक उपकार कर दिया इस महाद्वीप के लिए। यहाँ पर उस प्लाता दर्रा छोड़ दिया। दर्रा का मतलब ये होता है दो पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक गैप हो जाता है, अपने आप जो गैप बन जाता है, वो आपका दर्रा कहलाता है, ठीक है। उस प्लाता दर्रा के कारण क्या होता है? यहाँ पर विश्व व्यापार संभव हो जाता है, ठीक है। इससे जुड़ी और भी चीजें हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी।
ठीक है। अगर क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।